Hello and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 3rd of April 2023. First news है इंडिया अचीव्ड इट इसरो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पासेस लैंडिंग टेस्ट. इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास जो लॉन्च व्हीकल है ये रीयूजेबल नहीं है. तो बूस्टर्स का एक स्टेज के बाद काम खत्म हो जाता है और ये जाकर किसी ओशियन में गिर जाते हैं. लेकिन अगर हम स्पेस एक्स के फाल्कन की बात करें तो फाल्कन एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है. तो ऐसा ही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी वजह से ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हमारे लॉन्चेस हो सकेंगे. कॉस्ट यहाँ पर हम 80% तक कम कर सकते हैं. नाम क्या है इसका? तो RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, यही इसका नाम है. द इसरो ऑन संडे सक्सेसफुली कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट दैट इट सेड वुड प्रोपल द कंट्री फॉरवर्ड इन इट्स गोल कि हम रीयूजेबल रॉकेट्स को स्पेस में भेज सकें. The space agency conducted the reusable launch vehicle autonomous landing mission at the aeronautical test range of the DRDO. डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कर्नाटका में कहाँ पर टेस्ट हुआ. तो ये जो RLV इसने टुक ऑफ किया, तो बेसिकली कल यहाँ पर इसरो ने ट्विटर के ऊपर ये वीडियोस रिलीज़ की थी. अगर आपको देखना है तो आप जाकर देख सकते हो, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. तो अकॉर्डिंग टू इसरो द RLV टुक ऑफ एज द अंडरस्लंग लोड ऑफ अ चिनूक हेलीकॉप्टर. तो बेसिकली पहले चिनूक हेलीकॉप्टर इस RLV को ऊपर लेकर गया और उसके बाद इसने यहाँ पर लैंडिंग की. After reaching an altitude of 4.6 km was released for carrying out an autonomous landing on a runway. ये आपको दिख भी रहा होगा इमेज में, इसरोज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल. तो बस आपको इतना याद रखना है कि हमने यहाँ पर एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को टेस्ट किया है, जो कि हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है. ये आपको छोटा दिख रहा होगा क्योंकि ये प्रोटोटाइप है. जो बनेगा एक्चुअल वो इससे थोड़ा बड़ा ही बनेगा. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं. लिथियम फाइंड इन जम्मू एंड कश्मीर, चिली विद मोस्ट रिजर्व्स रेडी टू शेयर नो हाउ. तो बेसिकली इनफोर्ड लिथियम मिला था जम्मू कश्मीर में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में. तो चिली का ये कहना है कि हम इंडिया के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं एंड हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में जो लिथियम के इनफोर्ड रिसोर्सेज हैं ये मिनरल फॉर्म में है. जो चिली के पास रिसोर्सेज हैं ये सॉल्ट पेन की फॉर्म में है. लेकिन यहाँ पर जो चिली है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कोलैबोरेट कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया के पास भी जो यहाँ पर रिजर्व से ही मिनरल की फॉर्म में. तो इसका मतलब ये है कि चिली के पास टेक्नोलॉजी तो है, बस ये शेयर कर दे. और इसने कहा भी है कि ये शेयर कर देगा. अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम की माइनिंग हमें इस तरीके से करनी कि हमारी जो माइनिंग है ये इकोनॉमिकल हो सके. ये नहीं कि 100 रुपये का लिथियम निकालने के लिए आपने यहाँ पर 400 रुपये वेस्ट कर दिए. तो चिली द कंट्री एंडाउड विद मोस्ट लिथियम रिजर्व्स एंड होम टू SQM. अब ये क्वेश्चन आपका नहीं होना चाहिए SQM क्या है. बेसिकली कंपनी है सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल लिथियम प्रोड्यूसर और ये इंडिया के साथ पार्टनर करना चाहती है ऑन टैपिंग इनटू द लिथियम वैल्यू चेन. इनफोर्ड रिजर्व्स जो मिले हैं जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये है 5.9 मिलियन टन्स और ये मिनरल फॉर्म में है. चिली में जो है ये सॉल्ट पैन की फॉर्म में है. हाउएवर चिली बेस्ड SQM वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम हैज़ अ वेंचर इन ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पर भी ये लिथियम को टैप कर रहे हैं मिनरल फॉर्म में. कहाँ पर मिला है? तो रियासी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर. चिली के पास 48% टोटल लिथियम रिजर्व्स हैं दुनिया के, contained mostly in the Sala de Atacama, a large salt flat located in the country's north. तो अटाकामा में हमने एक टेलीस्कोप डिस्कस किया था जिसका नाम मैं आपको बता दे रही हूँ, अल्मा टेलीस्कोप. आपको ये बताना है कि ये जिन कंट्रीज़ की पार्टनरशिप है उसमें इंडिया है या नहीं है, ये कौन से प्लेटू के ऊपर लोकेटेड है, अटाकामा लोकेशन ही क्यों सेलेक्ट की गई है. ये 3 क्वेश्चंस के आंसर देना आप कमेंट सेक्शन में. नहीं आता है तो आप सर्च कर सकते हो, सब कुछ सबको नहीं आता है, ठीक है, सर्च कर लेना. नेक्स्ट यहाँ पर BJP विल हैंग राइटर्स अपसाइड डाउन ए वोटेड टू पावर इन बिहार. न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सम्राट अशोक. तो अशोक के बारे में हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. सारे पॉइंट्स याद नहीं रखने हैं, मैं आपको बता दूंगी कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही याद रखने हैं. तो पहला ये कि ये बेटे थे मॉडर्न एम्परर बिंदुसारा के, स्किप कर सकते हो. बाकी इनके कौन से नाम थे? देवन पिया एंड पियादासी. इंडिया के ग्रेटेस्ट एम्परर थे. एट इट्स जेनिथ अशोका का एम्पायर यहाँ पर अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक था. इट कवर्ड ऑलमोस्ट द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट जो केरला, जो तमिलनाडु और जो श्रीलंका. अशोका ने यहाँ पर बहुत सारे एडिक्ट्स को बिल्ड किया, इंक्लूडिंग नेपाल में भी, कुछ पाकिस्तान में भी. इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी और इनकी प्रोविंशियल कैपिटल्स तक्षशिला एंड उज्जैन में थी. अशोका एल्डेस्ट सन नहीं थे. इसका मतलब ये है कि ये प्रिजम्पटिव हेयर तो नहीं होते. तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपने भाइयों के साथ लड़ाई की होगी और उसके बाद इनको यहाँ पर क्राउन मिला.
तो बिंदुसारा वांटेड हिज एल्डर सन सुषमा टू बी क्राउंड द नेक्स्ट किंग, बट अशोका यहाँ पर मिलिट्री में बहुत अच्छे थे, वेपन्स में बहुत अच्छे थे और इन्होंने बहुत अच्छी स्किल्स दिखाई एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जब इनको गवर्नर बनाया गया था उज्जैन का। इन द वॉर ऑफ सक्सेशन, बिंदुसारा की डेथ के बाद अशोका यहाँ पर विक्टोरियस इमर्ज होते हैं। जब ये किंग बनते हैं तो ये बहुत बैड टेम्पर्ड होते हैं, रूथलेस होते हैं और बहुत क्रूअल होते हैं, और जिसकी वजह से इनको कहा जाता है चंडा अशोका। लेकिन कलिंग का वॉर होता है और जिसके बाद ये देखते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर खून खराब हुआ, कितना ज़्यादा यहाँ पर वायलेंस हुआ, उसके बाद इनका मन परिवर्तन हो जाता है और ये बन जाते हैं धम्मा अशोका। ठीक है, तो क्रूएल अशोका से इनका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने कराई, तो ये सारे पॉइंट्स इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पेपर में आएंगे यही पॉइंट्स। तो वॉर विद कलिंगा विच एंडेड इन 261 BC कंप्लीटेड इन द 8th ईयर ऑफ अशोका's reign अकॉर्डिंग टू हिज ओन एडिक्ट्स ऑफ अशोका वॉज पर्सनली लेड बाई अशोका। होल सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गए कलिंग के, बहुत सारे लोग मर गए। हॉरर्स ऑफ वॉर डिस्टर्ब्ड हिम सो मच कि इन्होंने ये सोचा कि अभी ये वायलेंस को बिल्कुल बंद कर देंगे, खून खराबा बिल्कुल बंद कर देंगे, और ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। जो अशोका का 13th रॉक एडिक्ट है ये कलिंग वॉर को बताता है। उसके बाद ये बन जाते हैं धर्म अशोका फ्रॉम द चंडा अशोका, तो क्रूएल अशोका से बन जाते हैं पायस अशोका। बाद में बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो मोगलीपुत्र टिस्सा होते हैं ये इनके मेंटर बनते हैं। अशोका ने यहाँ पर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की थी पाटलिपुत्र में अंडर मोगलीपुत्र टिस्सास प्रेसिडेंसी। अगर बाकी बुद्धिस्ट काउंसिल आपको पता है किसने करवाई थी, कहाँ हुई थी और क्या मेन काम उस बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था, देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नहीं पता है तो देख लेना। आगे हम चलते हैं। इजराइल्स फॉर्मर एनवॉय टू इंडिया अपॉइंटेड अडानीज हाइफा पोर्ट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हाइफा पोर्ट है कहाँ पर, तो ये इजराइल में है और ये अडानी ग्रुप को मिला है। हाइफा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जब बैटल ऑफ हाइफा हुई थी और इस सिटी को लिबरेट कराने की बात की गई थी तो इंडियन सोल्जर्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो एक बार हम बैटल ऑफ हाइफा देख लेते हैं। 23 सितंबर 1918 को इंडियन सोल्जर्स फ्रॉम द जोधपुर, मैसूर एंड हैदराबाद लैंसर्स ने लिबरेट कराया था सिटी ऑफ हाइफा ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर फोर्सेस। इसीलिए इंडियन आर्मी कमेमोरेट करती है सितंबर 23 हर साल एज हाइफा डे और रिस्पेक्ट पे की जाती है टू द 3 इंडियन कैवलरी रेजिमेंट्स। ठीक है, तो बैटल ऑफ हाइफा ये शायद ना भी पूछी जाए, लेकिन हाइफा पोर्ट कहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए। इसरो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ये हम टेस्ट कर चुके हैं और यहाँ पर बस यही बताया गया कि इसकी वजह से यहाँ पर जो कॉस्ट है बहुत कम हो जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा यहाँ पर ऑपरेशनल लॉन्चेस। इसरो चेयरमैन सेड द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट हैज़ एज्ड इंडिया क्लोजर टू हैविंग इट्स ओन रीयूजेबल रॉकेट्स, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा सब कुछ। ये हम देख चुके हैं, बेसिकली यहाँ पर चिली कोलैबोरेशन करने की बात कर रहा है, वही बात लिखी हुई है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल लेसन्स। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमने डिस्कस करेंगे। मैसेज फ्रॉम लाहौर ये भी हमने डिस्कस करेंगे। इसमें क्या बताया गया है, जो सेडिशन है तो आईपीसी का सेक्शन 124A, हमारे यहाँ भी यही सेडिशन का सेक्शन है, पाकिस्तान में भी यही सेक्शन है, सेक्शन 124A ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। तो पाकिस्तानी कोर्ट ने क्या किया है, ये जो सेडिशन लॉ है इसको यहाँ पर स्ट्राइक डाउन कर दिया, इसको अलग कर दिया। ये कहा है कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। इंडिया में सेडिशन का क्या स्टेटस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन के लॉ को अबियंस में डाल दिया है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए सेडिशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बाकी ये सब तो मेंस का टॉपिक हो सकता है। नेक्स्ट है बियॉन्ड द स्लेंडर। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की गई है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो इमेज है उसको टार्निश करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बीकन फॉर एक्सीलेंस है, ये सब बताया गया। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। वेदर वेगरीज वीट वोज, तो आपने देखा अनसीजनल रेनफॉल हुई और जिसकी वजह से यहाँ पर जो राबी क्रॉप है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है ये भी यहाँ पर कम होगा। तो क्या करने की ज़रूरत है, फार्मर्स के लॉसेस को कैसे कवर करने की ज़रूरत है, और इसके अलावा यहाँ पर इन्फ्लेशन ना आए वीट में उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, ये यहाँ पर ऑथर ने सोल्यूशन प्रोवाइड किया। तो ऑथर का यही कहना है कि सोल्यूशन आपके सामने, बस आपको देखने की ज़रूरत है, और ये सोल्यूशन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। द अनसीजनल स्पेल ऑफ रेन्स एंड इवन हेल स्टॉर्म्स हमें कंट्री के काफ़ी पार्ट्स में देखने को मिला और जिसकी वजह से जो राबी हार्वेस्ट है इसको लेकर यहाँ पर कंसर्न एग्रेवेट हो चुका है। एज वी राइट दिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी भी फिगर आउट कर रही है कि कितना यहाँ पर डैमेज हुआ है राबी क्रॉप को। वॉट वी नो इज दैट वीट यहाँ पर मेच्योर स्टेज पर था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बम्पर क्रॉप होगी 112 मिलियन मैट्रिक टन्स की, लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ये तो मटीरियलाइज नहीं हो पाएगा। तो डैमेज हुआ है, कितना हुआ है देखने की बात है कि क्वालिटी कितनी डैमेज हुई है, क्वांटिटी कितनी खराब हुई है, ये सब अभी देखा जाएगा। पंजाब सीम्स टू हैव बीन हिट अ बिट हार्डर देन मैनी अदर स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पर जो पंजाब है यहाँ पर 10 से 15% ईल्ड लॉस हुआ है ऑन अबाउट 40% ऑफ द वीट, लेकिन यूपी में भी लॉस हुआ है, इसके अलावा एमपी में भी लॉस हुआ है। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन लोग अभी तक अवेयर नहीं है कि यूपी यहाँ पर सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करता है, यहाँ तक कि पंजाब से डबल वीट प्रोड्यूस करता है यूपी।
अब इन सब का सोल्यूशन यहाँ पर जो फार्मर्स का लॉसेस इसको कैसे कवर किया जा सकता है, तो इसके लिए है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो रबी क्रॉप के लिए यहाँ पर फार्मर्स प्रीमियम देते हैं 1.5%। आपको क्या बताना, आपको ये बताना कि खारिफ क्रॉप के लिए फार्मर्स कितना प्रीमियम देते हैं एंड जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है उसके लिए फार्मर्स कितना प्रीमियम देते हैं, ये आपको बताना है, ये यहाँ पर मेंशन नहीं है। अंडर दिस स्कीम फार्मर्स बियर ओनली 1.5% प्रीमियम ऑफ द सम इंश्योर्ड फॉर रबी क्रॉप्स। और आपको ये भी बताना है कौन सी मिनिस्ट्री में आती है। इसके अलावा शेयर क्रॉपर्स और टेनेंट फार्मर्स क्या ये कवर्ड होते हैं इस स्कीम में या नहीं होते हैं, क्या कोई अपर लिमिट है सब्सिडी के ऊपर कि कितनी यहाँ पर अपर लिमिट दी जा सकती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको बताने हैं और ये भी बताना है कि ये वॉलंटरी स्कीम है या मैंडेटरी स्कीम है, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस किए गए थे, ये भी आपको ही बताना पड़ेगा। तो अंडर दिस स्कीम फार्मर्स बियर ओनली 1.5% प्रीमियम ऑफ द सम इंश्योर्ड फॉर रबी क्रॉप्स व्हाइल द रेस्ट ऑफ द प्रीमियम इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एज अ सब्सिडी ऑन टोटल प्रीमियम। There is no doubt that प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नीड्स टू बी मेड स्मार्ट एंड ट्रांसपेरेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब FCI ब्रोकर करेगा तो ब्रोकर करते समय यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स है, जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स, इसको कम किया जा सकता है। हमने डिस्कस भी किया था कि जो MP से वीट ब्रोकर किया जाएगा उसकी रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पर थोड़ी कमी की गई थी। फॉर एग्जांपल लश्चर थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा। लश्चर क्या होता है, चमक, कि वीट की जो चमक है यहाँ पर वो कम भी होगी तब भी चलेगा। तो इस तरीके से आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हो जिसकी वजह से यहाँ पर वीट में इन्फ्लेशन भी नहीं आएगा। तो ओवरऑल देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। हमारे पास राइट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फार्मर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये सारे स्टेप्स यहाँ पर लेने की ज़रूरत है जो कि ऑथर ने बताया है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रोक्योरमेंट के लिए यहाँ पर जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स इसको यहाँ पर थोड़ा कम कर दो। नेक्स्ट द साइलेंस ऑफ द एलिफेंट। तो बेसिकली यहाँ पर इस शॉर्ट फिल्म की बात की गई जिसको कि ऑस्कर मिला है। शॉर्ट फिल्म में क्या बताया गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर एक ट्राइब मेंशन है और इसके अलावा ये जो मूवी है इसको शूट किया गया था कहाँ पर, मुदुमलाई में। तो मुदुमलाई इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये ट्राइब इंपॉर्टेंट हो जाती है। ट्राइब का नाम है कटुनायक्कन, ऑल्सो नोन एज जेन्नू कोरम्बाज। ये शेड्यूल्ड ट्राइब है फाउंड इन साउथ इंडियन स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड आंध्र प्रदेश। कटुनायक्कन इसका मतलब होता है किंग ऑफ जंगल्स तमिल और मलयालम में। दे आर कंसीडर टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। और ये क्या करते हैं, तो हनी को कलेक्ट करना, वैक्स बनाना, ये सब करते हैं। ये PVTG है तमिलनाडु एंड केरला में। PVTG के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, किसी को बताओ तो बता देना। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, तो मुदुमलाई नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व जो कि लोकेटेड है नीलगिरी माउंटेन्स इन तमिलनाडु में। मोयर रिवर इससे पास होती है, तो इस नेशनल पार्क से पास होती है मोयर रिजर्व। द रिजर्व हैज टॉल ग्रासेस जिसको कि यहाँ पर एलिफेंट ग्रास कहते हैं। तो वही बात यहाँ पर मेंशन है, ट्राइब यहाँ पर मेंशन है एंड यहाँ पर मुदुमलाई मेंशन है। राइट बैटल रॉन्ग टैक्टिक्स। तो यहाँ पर कर्नाटका में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो बीजेपी यहाँ पर क्या करी, कैसे कोटा चेंज करी, मुस्लिम्स का कोटा कैसे ले लिया गया और उस कोटा को यहाँ पर वोका लिगाज और लिंगायत्स में डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, ये सब बताया गया है। तो पॉलिटिकल आर्टिकल हो गया। ओवरऑल डिले डज नॉट स्टॉप इजराइल प्रोटेस्ट। तो इजराइल में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि जुडिशरी को ओवरहॉल करने की कोशिश की गई। क्या जुडिशरी को ओवरहॉल करने की कोशिश की गई, तो गवर्नमेंट की पावर यहाँ पर इंक्रीज करने की कोशिश की गई। फॉर एग्जाम्पल जो कमेटी यहाँ पर जजेस को अपॉइंट करती है उसमें गवर्नमेंट के मेंबर ज़्यादा होंगे, तो ये सब यहाँ पर कुछ करने की कोशिश की गई थी जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। तो सरकार ने ये कहा कि हम इस बिल को पोस्टपोन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 6 killed 8 injured as Russia bombards East Ukrainian town। तो यहाँ पर लोकेशन है, तो लोकेशन आपको देखनी है। अगर आप देखो, हम काफ़ी टाइम से यहाँ पर यूक्रेन की लोकेशंस देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल कीव, लीव, तो फोनेटिक्स अगर आप सुनो तो सब सेम साउंड वाले नाम दिखेंगे आपको। तो कहीं अगर आपने नहीं भी सुना है और आपको कीव, लीव ऐसे कुछ नाम दिख रहे हैं तो आप टिक कर देना कि ये यूक्रेन से ही है, ठीक है। क्रेमिया, तो क्रेमिया यहाँ पर रशिया ने एनेक्स कर लिया था 2014 में। तो पहले ये जो G7 ग्रुपिंग है G8 हुआ करती थी। रशिया ने जब क्रेमिया को एनेक्स कर लिया था तो उसके बाद रशिया को G8 से बाहर निकाल दिया गया था और ये ग्रुपिंग बचती है G7। G7 के मेंबर्स हैं, तो बता देना, पता हो तो बता देना, नहीं पता हो तो सर्च कर लेना, याद कर लेना, फिर बता देना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं ब्रिटेन वाले, तो ब्रिटेन वाले ये कह रहे हैं कि जो भी लोग हमारे यहाँ इलीगली एंटर होते हैं तो हम उसके लिए रवांडा के साथ एक एग्रीमेंट कर रहे हैं और ये लोग जो इलीगली एंटर होंगे हम उनको रवांडा भेज देंगे। तो रवांडा सेफ कंट्री फॉर ब्रिटेन्स माइग्रेंट्स, ऐसा इनका कहना है। तो उन्होंने रवांडा के साथ डील की है, अभी नहीं की है, लास्ट ईयर ही कर ली थी। उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि कब से भेजना शुरू करेंगे। नेक्स्ट के इलेक्शंस के बारे में है, ये इंपॉर्टेंट है। वाई बेडाक्विलिन पेटेंट डिसीजन कुड होल्ड की टू 2025 TB गोल। तो बेडाक्विलिन ये यहाँ पर TB की ड्रग है और ये ड्रग रेजिस्टेंट TB में काम आती है। तो TB यहाँ पर ड्रग रेजिस्टेंट हो चुका है, ये आपको पता होगा। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है, टोटल ड्रग रेजिस्टेंट होता है और ड्रग रेजिस्टेंट TB होता है। तो ड्रग रेजिस्टेंट होता है तो उसमें 2 ड्रग्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये काम नहीं करती हैं।
अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट की बात करें तो 4 जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती है ये काम नहीं करती। टोटल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में यहाँ पर कोई भी ड्रग काम नहीं करती है। अब ये टीबी ड्रग रेजिस्टेंट कैसे हो गया ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन यहाँ पर काम नहीं करती है। तो वाई बेटाक्विलिन पेटेंट डिसीजन कुड होल्ड की टू 2025 टीबी गोल। तो बेटाक्विलिन यहाँ पर पेटेंट लेने आया, ठीक है। इससे पहले इसका पेटेंट एक्सपायर होने वाला था तो ये पेटेंट लेने आया। इसको पेटेंट देने से मना कर दिया गया। क्यों मना कर दिया गया वो हम देखेंगे। ये बेसिकली यहाँ पर एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट कराने की कोशिश कर रहा था। तो Johnson and Johnson, the patent office in India has rejected an application for a secondary patent by Johnson and Johnson preventing the best tuberculosis drug in its class from being blocked in patent for another 4 years, क्योंकि इसका जो प्राइमरी पेटेंट है जुलाई में एक्सपायर हो रहा था। ये जो ड्रग है बेटाक्विलिन ये यूज़ की जाती है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को ट्रीट करने के लिए। इंपॉर्टेंस क्या है इस ड्रग का, तो पिछले 40 साल में ये एक नई ड्रग बनी है टीबी की, और टीबी यहाँ पर ड्रग रेजिस्टेंट बन चुका है तो नई ड्रग्स की यहाँ पर ज़रूरत है। और अगर हम इसकी कॉस्ट देखें तो कुछ 21,000 रुपये की पड़ती है। सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और इंडिया जाना जाता है जेनरिक ड्रग्स बनाने के लिए। तो जब पेटेंट एक्सपायर होगा तभी हम यहाँ पर जेनरिक ड्रग्स बना सकते हैं। तो ज़रूरी था ये पेटेंट एक्सपायर हो, लेकिन उसके बाद ये वापस से पेटेंट लेने आ गए थे। ज़्यादा कुछ चेंजेस करके नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ पर फॉर्मुलेशन में चेंज करके, ये कहकर कि हमने यहाँ पर वेटिंग एजेंट को चेंज कर दिया। तो सरकार ने कहा ये आपने जो वेटिंग एजेंट चेंज किया ना इसकी वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज़ नहीं हुई है, तो आप थोड़े बहुत चेंजेस करके वापस से पेटेंट को आगे नहीं बढ़वा सकते हो। इसको ही कहा जाता है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। तो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट का मतलब ये होता है कि आपने प्रोडक्ट में ऐसा कुछ चेंज नहीं किया जिससे कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो, बस आपने एक कोई माइन्यूट चेंज कर दिया है अपने पेटेंट को वापस से लेने के लिए, तो इसको कहा जाता है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। तो इंडिया में एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट अलाउड नहीं है। तो व्हेन इट रिसीव्ड यूएस एफडीए अप्रूवल इन 2012, बेटाक्विलिन पहली ड्रग बन गई थी पिछले 40 सालों में जो कि टीबी के लिए आई थी। और भी ड्रग्स हैं टीबी के लिए, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल कैनामाइसिन, इसकी वजह से किडनी डैमेज हो जाता है। बेटाक्विलिन फर्स्ट बिकेम अवेलेबल इन इंडिया अंडर द गवर्नमेंट टीबी प्रोग्राम इन 2015, लेकिन इसका जो कोर्स है ये कुछ 21,000 रुपये पर पर्सन पड़ता है जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ज़रूरत यह है कि इसका यहाँ पर जेनरिक वर्जन बनाया जाए, लेकिन अभी तक इसका पेटेंट एक्सपायर नहीं हुआ था। अभी पेटेंट एक्सपायर हो गया तो कंपनी यहाँ पर एवरग्रीनिंग कराने की कोशिश कर रही थी। तो कंपनी हैड फाइल्ड फॉर अ सेकेंडरी पेटेंट फॉर द फ्यूमरेट सॉल्ट एंड अ वेटिंग एजेंट ऑफ द सेम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पर एपीआई सेम है, बस ये वेटिंग एजेंट को चेंज करके पेटेंट लेने की कोशिश कर रहे थे, जिसको कि कहा जाता है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। तो कंपनीज क्या करती हैं, बस फॉर्मुलेशन में थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, लेकिन उसका एफिशिएंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये यहाँ पर मोनोपोली इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं ओवर द ड्रग। Companies make slight changes to the formulation to extend the patent period and keep their monopoly over the drug. The patent law in India, which is one of the world's biggest manufacturers of generics, has a specific section जो कि disallow करता है evergreening को. It says कि drug को invention नहीं कहा जा सकता है अगर आपने एक minor change किया है और जिसकी वजह से यहाँ पर efficiency में कोई increase नहीं आया, तो इसको हम नहीं मानेंगे कि आपने यहाँ पर कोई नया invention किया है. The drug is essential for those जिनको यहाँ पर HIV है और ये ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं रेजिस्टेंट फॉर्म्स ऑफ टीबी. इंडिया का यहाँ पर टारगेट है कि 2025 तक हमें टीबी को एलिमिनेट करना है, जो कि ग्लोबल टारगेट से 5 साल पहले है. तो ग्लोबल टारगेट 2030 का है, हमारा टारगेट यहाँ पर 2025 का है. नेक्स्ट है कर्नाटका न्यू कोटा रिजीम. बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर कैसे चेंज किया जा रहा है. कोटा मुस्लिम्स का कोटा लिया गया है और यहाँ पर वोका लिगाज और लिंगायत्स में डिवाइड करने की बात की जा रही है. एससीज़ का कोटा इंक्रीज़ किया गया है, एसटीज़ का कोटा इंक्रीज़ किया गया है. जो एससी के लेफ्ट वाले लोग हैं उनको यहाँ पर लुभाने की कोशिश की जा रही है. तो ये सब बताया जा रहा है यहाँ पर. गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड द सेंटर. तो बेसिकली यहाँ पर एससी का कोटा 15% से 17% किया गया था. एसटी का कोटा यहाँ पर 3% से 7% किया गया था, और जिसकी वजह से ये जो 50% कोटा की लिमिट है ना, ये ब्रीच हो गई थी. 50% कोटा की लिमिट यहाँ पर इंदिरा साहनी जजमेंट में आती है, तो ये 50% की लिमिट यहाँ पर ब्रीच हो गई थी. अब बात ये है कि जो यहाँ पर कर्नाटका की सरकार, इसने ये कहा सेंटर से कि ये जो हमने कोटा इंक्रीज़ किया ना, आप इसको 9th शेड्यूल में डाल दो, सो दैट इसका यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू ना हो सके. अब आपको मुझे ये बताना है कि अगर 9th शेड्यूल में किसी लॉ को डाल देंगे तो क्या उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है. तो गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड द सेंटर टू इंक्लूड द चेंजेस इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट इसको कोर्ट्स ओवरटर्न ना कर सकें, क्योंकि जो कंबाइंड रिजर्वेशन हो चुका है ये कर्नाटका में 56% हो चुका है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर सीलिंग फिक्स की थी 50% की इंदिरा साहनी केस में, ये इसको ब्रीच करता है. ठीक है. फिर ये बताया गया कि मुस्लिम से कोटा ले लिया गया. अब मुस्लिम्स यहाँ पर सिर्फ रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं. जो 10% कोटा ईडब्ल्यूएस को अवेलेबल है सिर्फ इसके अंदर कर सकते हैं. क्या करने की कोशिश करी बीजेपी, तो यही बताया गया कि यहाँ पर जो बैकवर्ड ग्रुप्स हैं, एससीज एसटीज, उनको वू करने की कोशिश की जा रही है. अलॉन्ग विद मस्कुलर हिंदुत्व एंड वेलफेयरिज्म हैज़ हेल्प द बीजेपी टर्न द एंटी कंबेंसी टाइड इन स्टेट्स लाइक यूपी एंड गुजरात, और यही करने की कोशिश कर रहे हैं ये कर्नाटका में. कॉमन चाइल्डहुड वायरसेस लिंक्ड टू रेयर हेपेटाइटिस केसेस. तो हेपेटाइटिस के बारे में हम देख लेते हैं, बाकी क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है. हेपेटाइटिस के बारे में एक क्वेश्चन आया था
कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं होती है। तो अगर आपने हेपेटाइटिस के बारे में नहीं भी सुना है और सिर्फ आपको इतना पता है कि जो बच्चे होते हैं उनको हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगती है और वो जो हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगती है वो हेपेटाइटिस बी होता है, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अगर सिर्फ आपको इतना भी आइडिया हो ना, तभी आप इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपने पढ़ा हो, लेकिन अगर आप थोड़ा अवेयर रहते हो सराउंडिंग्स में कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो इससे भी आप काफ़ी क्वेश्चन टिक कर सकते हो। ठीक है, तो वर्ड हेपेटाइटिस रेफर्स टू एनी इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। बेसिकली यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है लिवर सेल्स की फ्रॉम एनी कॉज। ये अक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। कॉज क्या होते हैं, तो वायरस की वजह से होता है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये वायरस की वजह से होता है, यूजली कॉज बाई अ ग्रुप ऑफ वायरसेस जिनको कि यहाँ पर हेप्टोट्रॉफिक कहते हैं, वायरसेस इंक्लूडिंग ABCDE। ट्रीटमेंट, तो हेपेटाइटिस ए और ई ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके लिए किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही सही हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी, इसके लिए यहाँ पर मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। हेपेटाइटिस बी एक ब्लड बॉर्न एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस बी यहाँ पर HIV से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। वैक्सीन्स हैं हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन कोई भी वैक्सीन नहीं है हेपेटाइटिस सी के लिए। तो हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है, हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीन नहीं है। नेक्स्ट है रिकॉलिंग वाईकॉम सत्याग्रह दैट लेड टू द ओपनिंग ऑफ टेम्पल डोर्स टू लोअर कास्ट। तो ये हम डिस्कस करेंगे वाईकॉम सत्याग्रह क्या है। द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु इन्होंने इनॉग्रेट किया है द सेंटिनरी सेलिब्रेशंस ऑफ 1923 वाईकॉम सत्याग्रह। तो 1923 में हुआ था, अभी 2023 आ चुकी है, तो 100 साल हो चुके हैं। द नॉन वायलेंट मूवमेंट दैट बिगेन इन द टेम्पल टाउन ऑफ वाईकॉम। और इससे हमें ये भी पता चला कि जो गांधीयन मेथड ऑफ सत्याग्रह है ये कितना अच्छा है। तो बेसिकली जो टेम्पल है उसके जो आसपास की रोड्स थी वहाँ पर इजावास को जाने नहीं दिया जाता था। इजावास जो कि बेसिकली यहाँ पर ऑपरेस्ट कास्ट थी, तो उनको यहाँ पर टेम्पल की रोड को यूज़ नहीं करने दिया जाता था। टेम्पल में तो जाने की बात ही नहीं हो रही, बेसिकली जो टेम्पल तक रोड जाती थी उस रोड को भी यूज़ करने नहीं दिया जाता था इनको। तो उसके लिए सत्याग्रह होता है और इसके बाद होता है टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो अर्ली 20th सेंचुरी ट्रावनकोर, तो क्या होता है, जो कास्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें हमें चर्निंग होती हुई दिखती है। चर्निंग क्यों होते हुए दिखती है, क्योंकि यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज आ जाते हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज सक्सीडेड इन कन्वर्टिंग सेक्शंस ऑफ द लोअर कास्ट हु सॉट एस्केप फ्रॉम कास्ट ऑपरेशन। उसके बाद जो उस समय के महाराजा होते हैं, तो महाराजा बहुत सारे रिफॉर्म्स करते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन देना शुरू करते हैं लोअर कास्ट को भी। तो लोअर कास्ट के पास अगर एजुकेशन है लेकिन उनको आप जॉब्स नहीं दोगे तो ऑफकोर्स वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। और यही हुआ, जो इजावास थे इनके पास एजुकेशन आ गई लेकिन जॉब्स यहाँ पर किसको मिल रही थी, जो अपर कास्ट हैं। तो इजावास इन पर्टिकुलर इमर्ज्ड एज द मोस्ट एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड अनटचेबल कम्युनिटी इन ट्रावनकोर। जो गवर्नमेंट जॉब्स थी इनको रिजर्व कर रखा था अपर कास्ट के लिए। और 1918 में 4000 जॉब्स में से जो 3800 जॉब्स थी ये सिर्फ यहाँ पर मेजॉरिटी के पास थी। बेसिकली जो यहाँ पर अपर कास्ट है उनके पास थी और इजावास को जॉब नहीं दे रहे थे ये लोग। ऑल्सो वाइल अ स्मॉल इजावा एलीट हैड बिगन टू इमर्ज द रिचुअल डिस्क्रिमिनेशन। तो फॉर एग्जाम्पल अब इजावास में भी कुछ लोग अमीर होने लगे, इनके पास कार्स आ गई, लेकिन जो वो वाली रोड थी जो टेम्पल तक जाती थी इनको वो वाली रोड यूज़ करने ही नहीं दिया जाता था और इनसे कहा जाता था कि आपको घूमकर लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा। तो इजावा का यहाँ पर एक पर्सन था ट्रावनकोर में जो रहा करता था, उसके पास एक कार थी इन द अर्ली 20th सेंचुरी, लेकिन उसको ज़बरदस्ती ये कहा जाता था कि आपको डिटूर लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर जा सकते हो। तो ये सब किया जा रहा था इन लोगों के साथ। फिर ये प्रोटेस्ट करते हैं। कांग्रेस का क्या रोल था, तो 1923 सेशन ऑफ द कांग्रेस इन काकीनाडा, उस समय रेजोल्यूशन पास किया जाता है केरला प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के द्वारा कि एंटी अनटचेबिलिटी को यहाँ पर की इशू की तरह आगे बढ़ाना है। दिस वॉज फॉलोड बाई अ मैसिव पब्लिक मैसेजिंग कैंपेन एंड यहाँ पर मूवमेंट शुरू होता है कि हिंदू टेम्पल्स को यहाँ पर खोला जाए एंड ऑल पब्लिक रोड्स टू अमरनाथ। वाईकॉम विद इट्स रिवर्ड शिवा टेम्पल, इसको यहाँ पर चूज किया जाता है कि पहली सत्याग्रह की लोकेशन होगी, इसीलिए इसका नाम है वाईकॉम सत्याग्रह। कौन कौन इसको सपोर्ट करता है, तो बेसिकली यहाँ पर पेरियार इसको सपोर्ट करते हैं। लीडर्स सच एस पेरियार, सी राजागोपालाचारी केम टू वाईकॉम और इन्होंने प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट किया। मार्च 1925 में गांधी एक कॉम्प्रोमाइज तक पहुंचाते हैं कि जो 3 रोड्स हैं यहाँ पर तो अलाउ किया जाएगा लेकिन एक रोड के ऊपर अलाउ नहीं किया जाएगा, वहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ब्राह्मण लोग ही जा सकते हैं। तो गांधी वॉज एबल टू आयरन आउट अ कॉम्प्रोमाइज 3 ऑफ द 4 रूट्स अराउंड द टेम्पल, ये सबके लिए खोल दी गई, लेकिन जो 4th रूट थी ये रिजर्व रखी गई ब्राह्मण्स के लिए। आफ्टर दिस वॉज इम्प्लीमेंटेड लास्ट सत्याग्रह जो था यहाँ पर, ये भी वाईकॉम से रिकॉल कर लिया गया। लेगेसी एंड आफ्टरमैथ, इसके बाद क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद यहाँ पर होता है टेम्पल एंट्री मूवमेंट और टेम्पल को यहाँ पर सबके लिए खोल दिया जाता है। एक क्रॉस कास्ट लाइन्स, यहाँ पर हर कोई जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात ये थी वाईकॉम सत्याग्रह में कि फॉरवर्ड कास्ट ने भी इस सत्याग्रह को सपोर्ट किया था। तो इन नवंबर 1936 जो महाराजा ऑफ ट्रावनकोर होते हैं ये एक हिस्टोरिक टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन साइन करते हैं और ये कहते हैं कि हर कोई यहाँ पर टेम्पल में जा सकता है, फिर वो मार्जिनलाइज्ड कास्ट से ही क्यों ना हो। ठीक है, वाईकॉम सत्याग्रह आपको पता होना चाहिए। तो वाईकॉम सत्याग्रह एक हिस्टोरिक नॉन वायलेंट मूवमेंट था अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। किस टाइम पीरियड के बीच में होता था, 1925 से लेकर
1924 से लेकर 1925 के बीच में होता है। मूवमेंट को यहाँ पर स्पीयर हेड किया गया था कांग्रेस लीडर टी के माधवन के द्वारा। इससे पहले की क्या सिचुएशन थी, तो इसके पहले की यही सिचुएशन थी कि ट्रावनकोर में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिजिड और ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम हुआ करता था। जो एजावाज हुआ करते थे ऑपरेस्ड क्लास, इनको टेम्पल की जो रोड थी इसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती थी। द इनजस्टिस मेटेड आउट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस वाज ब्रॉट टू द नोटिस एज अ रेजोल्यूशन एट द काकीनाडा मीट ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो काकीनाडा सेशन ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद इनका ये कहना था कि इन रोड्स को हम यूज़ करें, तो बाद में यहाँ पर गांधी जी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि ठीक है 3 रोड्स को आप यूज़ कर सकते हो, 4th वाली तो ब्राह्मण ही यूज़ करेंगे, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, वाईकॉम सत्याग्रह और उसके बाद आपको टेम्पल एंट्री मूवमेंट याद रखना है। अप्रैल मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिस्ट डिवाइडेड ओवर आरबीआईज रेपो रेट एक्शन। तो यहाँ पर आरबीआई ने रेपो रेट को हाई किया तो सही किया, नहीं किया तो हम इकोनॉमिस्ट नहीं है, हमें नहीं जानना है सही किया कि नहीं किया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इंडिया एक्सटेंड्स एक्सपोर्ट कर्ब्स ऑन पेट्रोल डीजल। तो ये क्या हुआ है, तो हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो प्राइवेट ऑयल कंपनीज है ये क्या कर रहे हैं, ये रशिया से ऑयल को ले रहे हैं सस्ते दामों में, रिफाइन कर रहे हैं और यूरोप में भेज रहे हैं। अब यूरोप रशिया से डायरेक्टली क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि यूरोप ने यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। अभी प्राइवेट कंपनीज क्या कर रही हैं, प्राइवेट कंपनीज इंडिया में सेल ना करके बाहर एक्सपोर्ट कर रही हैं, और जिसकी वजह से डोमेस्टिक जो मार्केट है उसमें यहाँ पर ऑयल की शॉर्टेज हो रही है, और उसकी वजह से यहाँ पर हो सकता है प्राइस बढ़ जाए। तो बात ये है कि सरकार ये कह रही है कि आप एक सर्टेन पोर्शन तो इंडिया में ही रखोगे, बाकी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी इंडिया में क्यों नहीं बेच रहे हैं, बाहर क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाहर इनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये आईओसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आईओसी तो यहाँ पर लॉस पर भी बेचता है, पर प्राइवेट कंपनीज तो यहाँ पर प्रॉफिट की बेसिस पर काम करती हैं, तो ये नहीं बेच सकते हैं लॉस के ऊपर, जिसकी वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि हम तो एक्सपोर्ट कर देंगे। लेकिन अभी सरकार ने यहाँ पर लिमिट लगा दी कि कितना आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एक्सटेंशन में डिस्करेज, अब इस एक्सटेंशन की वजह से हो सकता है कि जो इंडियन रिफाइनर्स हैं, जो नॉन स्टेट कंपनीज हैं, ये रशियन फ्यूल को ना लें और ना ही ये री एक्सपोर्ट करेंगे बाकी कंट्रीज़ को। मेक इन इंडिया, एप्पल सेज नो टू iPads एंड मैकबुक्स टू फोकस ओनली ऑन आईफोन्स। तो बेसिकली यहाँ पर एप्पल ने ये कहा कि हम मैकबुक और iPads तो नहीं बनाएंगे, सिर्फ आईफोन ही बनाएंगे इंडिया में। अभी क्यों नहीं बनाएंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो अगर हम पीएलआई स्कीम की बात करें तो नाम से ही समझ आ रहा है कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपको यहाँ पर इंसेंटिव मिलेगा, तो प्रोडक्शन के साथ यहाँ पर इंसेंटिव लिंक है। तो पीएलआई स्कीम में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे। क्या चेंजेस किए जाएंगे, जब चेंजेस हो जाएंगे तो हम देख लेंगे। बेसिकली जो टेन्योर है इसको थोड़ा इंक्रीज किया जाएगा, तो विल हैव अ 8 ईयर टेन्योर इंस्टेड ऑफ 5 और 6 ईयर्स। और इन 8 सालों में कंपनी डिसाइड कर सकती है कि कौन से 6 साल में उसको यहाँ पर इंसेंटिव चाहिए। तो एप्पल अगर 2 साल के बाद भी ज्वाइन करे तो चलेगा, तो हो सकता है कि बाद में यहाँ पर जो एप्पल कंपनी है ये अपना डिसीजन चेंज कर ले और बोले कि हमें पीएलआई स्कीम में यहाँ पर करना है प्रोडक्शन। नेक्स्ट है इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डिप्स। अब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डिप हो गया, उसके लिए आपको आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि बारिश हुई है, बारिश की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये सब हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पावर डिमांड है ये कम हुई है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक्ड द वीडियो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।